See, this is Dr. Dipali Jat here, and we are going to describe today the topic basics in medical statistics. इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं तो द वर्ड स्टेटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट स्कॉट फ्राइट इन 1749 एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्टेटिस्टिक्स. सो सी एप्लीकेशंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स देखें ना तो ये ईच एंड एवरी फील्ड लाइफ की उसको टच करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल साइंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, sports, social sciences, science and technology, business, government and public policy, and especially our main focus is on healthcare and medicine. So in the healthcare and medicine, we need to describe here the clinical trials, epidemiology, genetics and public health. तो स्टेटिस्टिकल मेथड में करते क्या है, बेसिकली 5 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. डेटा कलेक्ट करना सबसे पहले हमको इम्पॉर्टेंट होता है. कुछ स्टेप्स होती हैं, कुछ कन्वीनियंस के लिए स्टेटिस्टिशियन एंड मैथमेटिशियन ने ऑर्गेनाइज करने के लिए डेटा ऑर्गेनाइजिंग टेबल का इन्वेंशन किया है. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी वेराइटी ऑफ फॉर्म्स में होता है, फिर हमको एनालाइज करना होता है, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. तो स्टेटिस्टिक्स इस फॉर्म में दो तरह के स्टेटिस्टिक्स का हम बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स. तो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स क्या होती है, जैसे कि उसमें आते हैं हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन, मोड, मीडियन. देन उसके बाद की स्टेप है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी. Measure of central tendency is not itself sufficient. That's why we need to go to the measure of variability. तो measure of variability में हम determine करते हैं range, variance, standard deviation and in quartile range etc. फिर इनको डिटरमाइन करने के बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेटा को. तो उसके लिए वी नीड टू गो टू द हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट प्रिपरेशन एंड पाई चार्ट एट्सेट्रा. अब डिस्क्रिप्टिव इन स्टेटिस्टिक्स से हम कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग रिजल्ट्स को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज कर रहे हैं और हम लोग उसका वेरिएबिलिटी एंड सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर रहे हैं. लेकिन इसके बाद की स्टेप जो आती है वो होती है इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स. इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स में जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखना, हाइपोथेसिस टेस्ट करना, रिग्रेशन एनालिसिस करना, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स को डिराइव करना. ठीक है ना. तो दो तरह के हैं ये, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल. अब कॉमन कुछ स्टेटिस्टिकल टेस्ट हैं, जैसे डिज़ाइन के बेसिस पे देखें ना तो 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को डिज़ाइन करना, 2 रिलेटेड ग्रुप्स को और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप को. तो इसके लिए नेचर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव और नॉमिनल एंड क्वांटिटेटिव और कंटिन्यूस. तो क्वालिटेटिव और नॉमिनल जो डेटा होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए स्टेटिस्टिकल टेस्ट होती है काई स्क्वायर टेस्ट, और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए पेयर टी टेस्ट, स्टूडेंट टी टेस्ट एंड एनोवा होते हैं. तो हमको पहले ये सिलेक्ट करना होता है कि हमारा डेटा किस टाइप का है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कैसा है और स्टेटिस्टिक्स कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है. ठीक है ना. और इनके डिराइव्ड भी हैं, जैसे कि काई स्क्वायर के लिए और टी एफ सब के लिए अलग अलग डिराइव होते हैं. ठीक है ना. अब टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिकल टेस्ट इन डेटा साइंस अगर देखें तो दो तरह के हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक. तो पैरामेट्रिक मतलब वही हम कहें कि क्वांटिटेटिव जो वैल्यूज़ है ना उसके लिए उसको कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड उसके लिए टेस्ट है टी टेस्ट एंड अनोवा. देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, उसके लिए मेन बिटनी यू टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट, और ये होते हैं क्वालिटेटिव असेसमेंट. ठीक है ना. तो देखिए फिर नेक्स्ट में हम क्या देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर वी लुकिंग एट. तो हम कैसे डेटा है और किस तरह का टेस्ट हमको अप्लाई करना है, ये हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और डाटा सेट पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो इफ़ वी आर लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा एंड ऑल आर डेटा इज़ इन कैटेगरीज, then we can say these are the qualitative values or variables, and for example alleles or flowers.
that will come into these categories. तो we need to apply their chi-square test, ठीक है ना. हम लोगों को यहाँ पे chi-square test अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स के लिए किया था. उन्होंने पाइसम सेटाइवम के अपने जो पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उनमें क्वालिटेटिव फ्लावर का कलर है, लील है ना, तो इनको क्वांटिटेटिवली मेज़र नहीं कर सकते हैं, इसलिए chi-square टेस्ट लगाना पड़ेगा. अब नेक्स्ट है, इफ़ वी आर लुकिंग एट द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज़, अगर हमको मीन वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस देखना है, ड्रग की टेस्टिंग करना है, ड्रग सिग्निफिकेंट है या नहीं, एग्जर्ट करता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस और नॉट, और कोई टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करनी है दो वैल्यूज़ के बीच में, देन वी नीड टू अप्लाई ए स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है ना. जैसे कि एग्जांपल है, सेम सेल ऑब्जर्व एट 2 डिफरेंट टाइम्स, यू नीड टू पेयर टी टेस्ट, ठीक है ना. Next condition, if we are looking at correlation between two variables, say for example, साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया कि ब्रेकफास्ट जो है ना उसका रिलेशन हमारा ओबेसिटी से. ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं तो ओबेसिटी होने के चांस होते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ओबेसिटी को रिड्यूस करने में मदद मिलती है. इस तरह से दो वैल्यूज़ अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तब हम लगाएंगे वी नीड अ स्पीयरमैन्स रैंक और कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट. तो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि कौन सा टेस्ट हमको किस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और डेटा सेट और वेरिएबल पे अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल. नेक्स्ट, मेडिकल साइंस और हेल्थ केयर में वी नीड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. तो एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है, दिस इज़ बिकमिंग एन एसेंशियल फ्रेमवर्क फॉर हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस. That's why statistics play a fundamental role in evidence-based decision making by providing a means to analyze clinical data or trial data, observational studies and patient record. तो एविडेंस बेस्ड मतलब कि क्लिनिकल ट्रायल लेना, एनालाइज करना उनको, ऑब्जर्वेशन करना, पेशेंट्स का ऑब्जर्वेशन मतलब कि, और पेशेंट्स का रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सब एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में आते हैं. तो कई साइंटिस्ट जैसे मिलर एट एल 2018, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हाउ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हैव डिटरमाइन ट्रीटमेंट एफिकेसी, प्रेडिक्ट पेशेंट आउटकम एंड आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर. तो होता क्या है बेसिकली, स्टेटिस्टिकल मेथड इन क्लिनिकल रिसर्च एंड ट्रायल्स के अंदर स्टेटिस्टिक्स हमारा दीज आर इंडिस्पेंसिबल फॉर डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स, एनालाइजिंग डेटा एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट. That's why statistical method ensure that the studies are both valid and reliable, providing a solid foundation for evidence-based conclusions. तो कई साइंटिस्ट हैं जैसे जॉन एटल 2020, उन्होंने हाईलाइट किया कि सैम्पल साइज कैलकुलेशन, रेंडमाइजेशन एंड स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस टेस्टिंग, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए. And Smith and Robertson 2019, he told that the application of these methods has contributed to numerous breakthroughs in medical research, particularly in evaluating the effectiveness of new drugs and treatments. Next is role of statistics in public health and epidemiology. So public health में statistics, these are used to monitor disease trends, identify risk factor and assess the effectiveness of public health interventions. Epidemiologists now rely heavily on statistical models to calculate disease prevalence, incidence rates, mortality rates, which are critical in shaping health policy and resource allocation. That's why Brown et al. 2017 noted that the statistical analysis is essential in identifying the social, environmental, and genetic factor that contribute to the spread of diseases. So we need a setting up for success in sample size calculation. That's why in sample size calculation we need some prerequisite factor, and these are like study design. स्टडी डिज़ाइन में हम लोग देखते हैं कि कंसीडरेशंस होते हैं, जैसे कि कोहर्ट केस कंट्रोल एंड रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स. तो कोहर्ट का मतलब होता है पेशेंट्स के ग्रुप देख लीजिए, और पेशेंट्स के ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि पूरा जो पॉपुलेशन है उसके अंदर कई सारे डिजीज़ेज़ या वेरिएबल्स होते हैं.
एक डिजीज़ को हम सिलेक्ट करें उसको कोहर्ट कहते हैं, और that will affect the specific calculation method and statistical test used. Next is primary outcome, like continuous and binary and time to event. Continuous means again qualitative data, and binary means quantitative analysis. Time to event means patients हैं हमारे पास, कुछ patients हैं जैसे कि उनको फॉर द टाइम बिंग हमको 15 दिन का डोज देना सिलेक्ट करना है, 1 मंथ का 1 मंथ का डोज सिलेक्ट करना है, ये सब टाइम टू इवेंट की कैटेगरी में आते हैं. दैट विल डिटरमाइन विच फार्मूला इज अप्रोप्रिएट और मीन्स वर्सस प्रपोर्शंस एग्जाम्पल है. तो एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज, थर्ड प्री रिक्विसाइट फैक्टर क्या हुआ, एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज होता है. तो एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज में हम देखते हैं मिनिमल क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होना चाहिए. स्मॉलर एक्सपेक्टेड डिफरेंसेस रिक्वायर अ लार्जर सैम्पल साइज टू डिटेक्ट, इसलिए कोहेरेंसी और एक्सपेक्टेड इफेक्ट साइज मैटर करता है क्लिनिकल ट्रायल्स में. देन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी भी एक फैक्टर होता है, प्री रिक्विसाइट फैक्टर. नाउ वी नीड टू नो अबाउट द सिग्निफिकेंस लेवल. So the value of significance level, conventionally denoted as alpha, is one of the critical input parameters for sample size calculation. सैम्पल साइज कैलकुलेशन के लिए हम देखें तो अल्फ़ा और डिनोट करते हैं जिसको अल्फ़ा से. तो सिग्निफिकेंस लेवल जो होता है ना वो एक क्रिटिकल इनपुट होता है. व्हेन वी टॉक अबाउट अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल, वी आर एक्चुअली वर्किंग विद एन अल्फ़ा ऑफ 0.05, मीनिंग वी आर willing to accept a 5% chance of incorrectly rejecting the null hypothesis. तो 5% चांस हमारे हो सकते हैं कि हम फेल करें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, लेकिन 95% कॉन्फिडेंस लेवल अटेन करना हमारे लिए सफिशिएंट होता है रिसर्च में. अगर हम लोग रिसर्च करने जाते हैं, ड्रग की किसी टेस्टिंग करने जाते हैं, ठीक है ना. और ये सच में मैटर करता है, इसको आगे भी बताऊंगी. दिस डिसीजन हैज़ डायरेक्ट इम्प्लीकेशन फॉर सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट. अब नेक्स्ट देखें सिग्निफिकेंस लेवल अल्फ़ा मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, अल्फ़ा 0.05 की मैंने बात की, तो उसमें 99% पे अगर हमको जाना है अल्फ़ा 0.01 पे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है. बहुत प्रिसाइज डेटा को हमको मेजर करना पड़ता है प्रिसाइजली, or they can significantly augment the required sample size. This association demonstrates the rationale behind carefully balancing statistical rigor when deciding on a significance level and practical constraints. That's why we can say that it is important to understand how to modify the confidence level and level of changes in the required sample size. तो नेक्स्ट हम देखें, हम ये हमारा प्रोबेबिलिटी कर्व है. प्रोबेबिलिटी कर्व नहीं कहें तो यस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, और इसको कह सकते हैं कि ये जो पीक है ना, पीक दिख रहा है वो मीन वैल्यू है हमारी, ट्रू वैल्यू अंडर द नल हाइपोथेसिस एंड मोस्ट लाइकली ऑब्जर्वेशन. Most likely observation occur in this range, and if the value is deviated from this mean, then this will be the 95% statistical significance threshold, and these will be the positive very unlikely observations. Okay, तो यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन देखते हैं इन पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड यहाँ पे वेरी अनलाइकली ऑब्जर्वेशन लाइक null hypothesis से rejection in the negative direction in the probability of observation. तो ये होता है, एक कर्व बनता है, और उसको बैलेंस करने के लिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बेसिस पे ये डिफरेंट इसके इन्फ्रेंस या कंक्लूजन डिफरेंट हो सकते हैं. उसको एक पर्टिकुलर जब हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं ना, तब हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं. तो देखेंगे पी वैल्यू होती क्या है, व्हाट इज़ पी वैल्यू फॉर स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस. तो पी वैल्यू का सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पर हमने पहले बताया कि मीन या म्यू ये पीक जो है ना, दिस पीक पे अगर कोई वैल्यू आ रही है, ऑकर्ड है, तो दे विल फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. और अगर पीक से इस मीन से जितनी ज़्यादा डेविएट हो रही है, दैट विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस.
in positive direction and in the negative direction. Here this is the point where critical values may occur. तो P लेस देन 0.05 का मतलब है कि आपको कोई ड्रग का टेस्ट करना है और उसका ड्रग का डिफरेंस जो है मीन से या कंट्रोल वैल्यू से आपका डिफरेंस ज़्यादा जा रहा है तो मतलब सिग्निफिकेंट है, और नहीं आ रहा है तो वो कोई इफ़ेक्ट को एक्सर्ट नहीं कर रही है ड्रग। तो इसीलिए अगर सोसाइटी में हमको कोई भी ड्रग लानी होती है, लाखों हज़ारों बार उसको टेस्ट किया जाता है, प्रिसीजन से टेस्ट किया जाता है, एनिमल टेस्टिंग हो या सेल कल्चर बेस्ड टेस्टिंग, उसके कारण हमको पी वैल्यू मिलती है। और पी वैल्यू मतलब 95% कॉन्फिडेंस लेवल और पी लेस देन 0.05 पे इसको हमको अप्रूव करना होता है। और ये होता है एफडीए इसी वैल्यू को अप्रूव करता है और आपकी ड्रग को वैलिड माना जाता है पी लेस देन 0.05 पे लाने के लिए। तो सारा प्रिसीजन जो है ना, ये स्टेटिस्टिशियन और मैथमेटिशियन क्या कर रहे हैं, ये स्मॉल फार्मूला से हम लोग जितना भी डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं और हमारे वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट कर रहे हैं रिसर्च करने के बाद, और फिर एक कॉन्फिडेंस इंटरवल और लिमिट पे ला रहे हैं ना इस बेल शेप्ड कर्व के ऊपर, और हम जो रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस की, हमारी ये सब हो रहा है इसलिए क्योंकि हम प्रिसीजन ला सकें, हेल्थ केयर सिस्टम में प्रिसीजन ला सकें और सोसाइटी को ऐसी ड्रग प्रोवाइड करा सकें जो बहुत ही सेफेस्ट ड्रग हो। ठीक है ना। नेक्स्ट तो डी कोडिंग करते हैं अगर पी वैल्यू का, तो पी वैल्यू का कैलकुलेशन होता है, चूज़ अ स्टेटिस्टिकल टेस्ट फर्स्ट, देन कैलकुलेट द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स फ्रॉम डेटा, देन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सिग्निफिकेंस लेवल हमारा है अ थ्रेशोल्ड चूजन बिफोर टेस्टिंग दैट डिटरमाइन व्हेन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये होता है पी वैल्यू। ओके, now effect size is also important if we want to determine meaningful differences। तो इफेक्ट साइज होते हैं जैसे कि सैम्पल के साइज़ होते हैं ना, पॉपुलेशन के 26 पर ग्रुप है, 64 पर ग्रुप, 393 पर ग्रुप, और उसके लिए कुछ कोहेंस डी निर्धारित हैं जैसे कि 0.8 लार्ज के लिए, मीडियम इफेक्ट्स लाने के लिए 0.5 एंड स्मॉल चेंजेस के लिए 0.2। और ये सब मेजर सिम्टम चेंजेस, मॉडरेट थेरापेटिक चेंजेस, सटल बट इम्पॉर्टेंट थेरापेटिक चेंजेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो कोहेंस डी और स्टैंडर्ड डेविएशन इफेक्टिव साइज में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो वेरिएबिलिटी, अब पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी या स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे वर्क करता है हम ये देखते हैं। तो पॉपुलेशन वेरिएबिलिटी जनरली असेस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सिंपल साइज कैलकुलेशन। कैसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन द मेडिकल रिसर्च द वेरिएबिलिटी कैन बी यूजफुल एज नोइंग अ ड्रग स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 month or 12 month, and thus knowledge of such variability is particularly important for making reliable estimates. That's why we need to say that doctor needs low standard deviation. It means the drug works the same for most people. इसको कैसे समझा सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने आईसीयू में ब्लड प्रेशर को नोट किया। ठीक है, 2 पेशेंट हमारे पास हैं। एक पेशेंट नंबर 1 जिसका ब्लड प्रेशर 120, 122, 119, 121 mmHg हमने मेज़र किया। इसका मीन हमको मिलता है कैलकुलेट करने पे 120.5, और पेशेंट 2 का ब्लड प्रेशर 100, 140, 110, 132 mmHg आया है, जिसका मीन हमको मिला फिर से अगेन 120.5। देखिए दोनों का मीन सेम है, लेकिन जब हम मीन को वेरिएबिलिटी निकालते हैं, मीन से स्टैंडर्ड डेविएशन की दूरी, मीन से हर एक वैल्यू की दूरी देखते हैं ना, तो देखिए 120 इज़ अवे फ्रॉम दिस 100, 140 इज़ अवे फ्रॉम दिस 100, लेकिन यहाँ पे डिस्पर्शन कम है पेशेंट 1 के केस में। पेशेंट 2 के केस में वैल्यूज़ डिस्पर्स ज़्यादा हो रही हैं, मतलब वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन आया 18.1 और फर्स्ट पेशेंट का 1.3। अब पेशेंट 1 नॉर्मल कंडीशन में, जबकि सेम एवरेज होने के कारण, बट पेशेंट 2 हैज़ हाई बीपी वेरिएबिलिटी linked to higher stroke and death risk, and SD flags them for closer
मॉनिटरिंग। तो मेरा कहने का मतलब है सेंट्रल टेंडेंसी के मेज़र करने से केवल नहीं सफिशेंट होगा। पेशेंट को हम घर भेज देंगे, बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और मेजरमेंट ऑफ वेरिएबिलिटी पे जाते हैं, तब हम लोग प्रॉपर कैलकुलेटिव प्रिसाइज वे में पेशेंट का बीपी के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ वाई measure of dispersion is important in statistical experimentation and medical research. Then we come to the definition of standard deviation. तो अब आप समझ ही गए होंगे कि standard deviation is the degree of dispersion or the scatter of data point relative to its mean in descriptive statistics. तो descriptive statistics में मीन से कितना डेविएट कर रही है वैल्यू, मीन से कितना स्कैटर कर रही है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन. इट टेल्स हाउ द वैल्यूज आर स्प्रेड अक्रॉस द डेटा सैंपल एंड इट इज़ द मेजर ऑफ द वेरिएशन of the data point from the mean. The standard deviation of a data set sample statistical population random variable or probability distribution is the square root of its variance. So ये ध्यान रखने की बात है कि हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएबिलिटी का जो स्क्वायर रूट है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि डिस्पर्शन को मेज़र कर रहा है बेसिकली. नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे डिराइव करते हैं, उसका फॉर्मूला देखें तो द डेटा वैल्यू माइनस मीन, मीन में से माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वेरिएंस को लेंगे. वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है द सम ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिंपली स्क्वायर रूट वेरिएंस का निकालेंगे और स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ वेरिएंस. तो ये क्यों कर रहे हैं सारी स्टेप? क्योंकि हमको प्रिसीजन लाना है. प्रिसीजन क्यों लाना है? क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूवाइज़ करना है, पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना. सोसाइटी को हेल्दी बनाना है, अनहेल्दी से हेल्दी कंडीशन की तरफ ले जाना है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स दैट टेल्स यू हाउ स्प्रेड आउट योर ब्लड प्रेशर रीडिंग आर फ्रॉम द एवरेज. लो स्टैंडर्ड डेविएशन रीडिंग आर क्लोज टुगेदर. High standard deviation, they vary a lot. So for a sample size, standard deviation formula will be S is equal to under root of summation of xi minus x bar का whole square upon n minus 1. xi क्या है? ये each value है, ठीक है ना. For population we denote standard deviation as sigma is equal to summation of xi minus mu. Mu is there for the full population or square upon capital N, ठीक है ना. तो ये फार्मूला होते हैं, सिंपल फार्मूला हैं, और उनको एप्लीकेबल कैसे करते हैं फार्मूला में पुट करके. हर एक वैल्यू को मैंने पहले भी बताया, मीन में से माइनस किया, स्क्वायर किया, अंडर रूट लिया, ठीक है ना. तो ये होता है. और बेल शेप्ड कर्व देखें तो बेल शेप्ड कर्व में मैंने जैसा पहले भी पी वैल्यू के टाइम पे डिस्क्राइब किया कि दिस रेंज इज़ फॉर मीट एक्सपेक्टेशन, दिस इज़ द अबव एक्सपेक्टेशन, बिलो एक्सपेक्टेशन, सीरियस अंडर परफॉर्मेंसेस एंड एक्सलेंट परफॉर्मेंसेस. ओके, तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये मीन है ना, ये मीन है, पीक वाला एरिया जो है वो मीन है. तो मीन 1 standard deviation away from the mean, 2 standard deviation away from the mean and 3 standard deviation away from the mean. 3 conditions are there. 3 कंडीशन लेके चलते हैं तो जितना ज़्यादा अवे फ्रॉम द मीन जाएगा ना, उतना ज़्यादा चांसेस हैं नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन के. तो ये 3 जोन होते हैं, इनको बोलते हैं 68, 95, 99.7 रूल. 68% डेटा विद इन +1 ±1 standard deviation away, and 95% of data within fall within ±2 standard deviation. 99.7% of data fall within ±3 standard deviation. That's it.